हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट के बारे में, जो कि 19 अगस्त के लिए जारी की गई है। यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ उनके क्लास के टीचर का नाम। अब इस वर्कशीट में हम वही पुराना चैप्टर जो हमारा पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था, यानी कि चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई को आगे पढ़ेंगे। अब उस वर्कशीट में क्या बताया गया था, थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लीजिए और समझ लीजिए। उस वर्कशीट में बताया गया था सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और फंक्शनल के साथ वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, क्योंकि हमने याद हो पढ़ा था कि दो टाइप्स के सेल होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, नंबर्स के हिसाब से और ओरिजिन के हिसाब से या टाइप के हिसाब से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बात करते हैं आगे की कि ये वर्कशीट में क्या कहना चाहता है। तो आइए पढ़ते हैं इसे पैरा को। ये कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस स्पेशल ट्रेट्स लाइक दे ग्रो, एक्सक्रीट, नीड फूड, इनहेल, एक्सेल, etc. All these necessary activities are known as life process. These are performed in every living cell by exchange of necessary substances. तो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल कुछ स्पेशल चीज़ें करता है, जैसे कि बढ़ता है, ग्रो करता है, एक्सक्रीट करता है, खाना खाता है, इनहेल करता है, एक्सेल करता है, रेस्पिरेशन करता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिर आगे कहता है ऑल दिस एक्टिविटी नेसेसरी, ये सब एक्टिविटी नेसेसरी हैं एक लिविंग प्रोसेस के लिए, और इन सब को लिविंग प्रोसेस को जब वो करता है लिविंग सेल, तो वह अपने आप में जीने लायक एक्टिविटीज़ को करता है और रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिज एंड एवरी ऑर्गेनेलिज परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। अगर याद हो कुछ वर्कशीट का, आपको पिछली वाली का 19 वर्कशीट जो थी हमारी, उसमें हमने बताया था कि यूनिसेलुलर जो होगा, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव जो होगा वो कैसा होगा, सिंगल सेल्ड होगा, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर होगा वो कैसा होगा, बहुत सारे सेल्स के साथ जुड़ा हुआ, यानी इसमें नंबर ऑफ सेल्स एक साथ जुड़े हुए हैं। अब वो सेल जुड़ करके क्या कर सकते हैं, वो सेल जुड़ करके पूरी ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसे, पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर उससे आगे ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम। इस तरह की जो चेन है, जो याद है आपको बनाई कर दिखाई थी हमने, वो से कर सकते हैं। अगर वो सिंगल सेल होगा तो क्या होगा कि सेल ऑर्गेनेलिज स्पेसिफिक फंक्शन करेगी उसमें, लेकिन अगर वो ऑर्गन होगा और वो मल्टी सेलुलर होगा तो वो पूरा का पूरा एक फंक्शन करेगा। कौन, वो उसका ऑर्गन, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं। सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज दी सेल ऑर्गेनिज, ठीक है। तो वो सेल ऑर्गेनिज के द्वारा सेल पूरे पूरे फंक्शन को कर सकता है। अब आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है ये कि एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ कह रहा है। ये कह रहा है कि एवरी सेल, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है। इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं आपकी बुक्स में। आइए तो आपकी बुक के जो है 5.2 को देखते हैं। ये है चैप्टर 5 आपका एनसीईआरटी का। मैं वापस कहूँगा आपसे, अगर आपको बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो एनसीईआरटी की साइट्स पे जा कर के आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। कोई इसका सिर्फ डाउनलोड का आपका चार्ज देना पड़ेगा, कोई अनदर कॉस्ट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दी हुई हैं ताकि आप पढ़ सकें, इन्हें समझ सकें और देख सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है ये कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे किसी सेल को, तो सेल हमें, सभी सेल जो हमने पढ़ा था, जैसा कि पहले पढ़ा था कि सभी सेल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही वर्ड हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन अलग अलग हैं, ठीक है।
उसके बाद बात आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस सेंटर पार्ट में होगा और आपका डीएनए का मटेरियल यूज़ करेगा। यानी ये अगर आपका सेल है तो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन कहलाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। इस पोर्शन में ये जो बाहर का पोर्शन हमें दिख रहा है इसे कहलाएगा, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। इसके अंदर छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेल्स होंगी जो अलग अलग काम को करेंगी, ठीक है बच्चों। आओ तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पढ़ते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जैसे कि हमें पता है एक आउटर पार्ट है सेल का जो कि बाहर से प्रोटेक्ट करती है सेल को, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको प्लांट सेल में भी मिलेगी और एनिमल सेल में भी मिलेगी, लेकिन सेल वॉल एक छोटी सी चीज़ है, सेल वॉल। ये चीज़ आपको खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी। इसका मेन कारण ये है कि प्लांट्स की बॉडी रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती और उनको हर तरह से प्रोटेक्शन चाहिए, वेदर से या फिर एयर से या सॉइल से या किसी और ऑब्जेक्ट से। तो इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और ये किसके साथ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ होती है, ठीक है बच्चों। इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, कोई और दिक्कत हो तो आप वापस से समझ लीजिए। प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन आउटर चीज़ है और जो सेल वॉल है वो खाली प्लांट सेल में मिलेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किस चीज़ की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, यानी कि ये अगर मेम्ब्रेन है तो ये क्या करेगी, किसी भी अंदर और बाहर जाने वाली चीज़ को कंट्रोल करेगी ताकि ज़रूरी चीज़ ही बाहर जा सके, अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ बाहर ना जाए। इसको कंट्रोल करने का काम क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। आगे क्या कह रहा है देख लीजिए, आगे ध्यान से आपको कंफर्म हो जाएगा। ओनली सर्टेन मटेरियल कैन पास थ्रू इट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल। यानी ये सेलेक्टिवली परमेबल क्यों कहलाती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को इन और आउट करती है, हर चीज़ को नहीं करती। आगे लिखा है द नेसेसरी मटेरियल लाइक O2, CO2, न्यूट्रिएंट एंड वाटर एट्सेट्रा कैन एंटर एंड एग्जिट द सेल वॉल थ्रू मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें दो प्रोसेस दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, दो प्रोसेस जो आपके दिए हैं, पहला है डिफ्यूज़न और दूसरा है आपका ऑस्मोसिस, या ऊपर देख लीजिए डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, दो पोर्शन है। अब एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी चीज़ का, यानी मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। इसमें भी बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, अब आगे जो मैं बता रहा हूँ। ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूज़न ऑफ वाटर थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। किसी वस्तु को या किसी चीज़ को हाई कंसंट्रेशन की जगह से उसे लो कंसंट्रेशन की जगह पे पहुंचाना, मेनली इसमें गैसेस की बातें होंगी या किसी और चीज़ की बात भी होगी, तब भी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि किसी चीज़ को हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन पे हम पहुंचाते हैं तो वो कहलाता है क्या, आपका डिफ्यूज़न। और जब किसी लिक्विड को या वाटर को किसी सेल मेम्ब्रेन या किसी एक लेयर, जैसे ये लेयर बन गई और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाएगा इसे लिक्विड को, तो ये कहलाएगा ऑस्मोसिस। तो सिंपल वर्ड्स में क्या हो गया, डिफ्यूज़न में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एनी मेम्ब्रेन,
और ऑस्मोसिस में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद ए मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब किसी चीज़ के थ्रू ये पास होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप के हम बनाते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का जो है कंसंट्रेशन हो सकता है जो सेल को इफ़ेक्ट करता हो या सेल को कुछ जो है फ़ायदा या नुकसान पहुंचाता हो। सबसे पहला है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि जब सेल में पानी ज़्यादा हो जाए, सॉल्यूशन दैट है मोर वाटर देन सेल, तो सेल स्वेप्स, सेल क्या होगा, फूल जाएगा, इंक्रीज इन साइज। अब इंक्रीज इन साइज जब वो होगा तो क्या होगा, वो फूल करके मोटा हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको घरों में देखने को मिलता है। अगर आप मुनक्का को किशमिश को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए वो पानी में डाल के रख दें तो फूल जाएगी, तो वो फूली फूली नजर आएगी। तो इसको जो है क्या कह सकते हैं कि उसमें पानी भर गया। अब अगला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन एंड सेल इज सेम, नो चेंज इन शेप। आइसोटोनिक में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सॉल्यूशन का सेम होगा। ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन के अंदर वाटर ज़्यादा है। 2 चीज़ों से बनता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, आपको पता होगा, एक वाटर कंटेंट है और एक सॉलिड कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या हो गया इसमें, ऊपर वाले केस में वाटर कंटेंट ज़्यादा है और सॉलिड कंटेंट कम है। नीचे वाले केस में दोनों के कंसंट्रेशन बराबर है। और जो तीसरा हम पढ़ेंगे यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट हैव लेस वाटर देन सेल। अब इसमें क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, यानी कैसे हो जाएगा, एक तरह से वो बिल्कुल छोटे साइज का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है किसका, आरबीसी सेल का। तो क्या होगा इसमें, आरबीसी सेल में आइसोटोनिक में सेम होगा, हाइपोटोनिक में वो थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा और हाइपोटोनिक में क्या होगा, श्रिंक होकर के बिल्कुल छोटा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रोसेस है जिसकी बात करते हैं हम, वो है प्लाज्मोलाइसिस। अभी आप लोगों को मैंने बताया था प्लांट सेल के साथ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल जरूर होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, plant cell also has cell wall in addition to the plasma membrane. When plant cell loses water through osmosis, the cell content got shrinked. यानी जो सेल के अंदर का मटेरियल है वो सिकुड़ जाता है फ्रॉम सेल वॉल अलोंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो सारा का सिकुड़ जाता है। इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये नॉर्मल है, ये सिकुड़ना जब शुरू हुआ, श्रिंक होना शुरू हुआ और आखिरी में सारा सेल का कंटेंट श्रिंक हो गया। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई गई थी प्लांट सेल में, जो कि कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की। इसमें दिया गया है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए यहाँ देखते हैं इसे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओनली सर्टेन मटेरियल के पास थ्रू इट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमारी सेल वाली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कुछ ही मटेरियल को इन और आउट करती है और वो भी उनको जो की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा जिनकी, इसलिए कहलाती है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस विद डायग्राम। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये डायग्राम बनाना है और इसके बारे में इसके थ्रू बताना है। ठीक है, और फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको मैं बता ही रहा हूँ कि आप चैप्टर 5 को देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी बुक का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ सेल इज़ परमेबल। बात होती है कि कौन सा पार्ट सेल का परमेबल है। एक चीज़ हम समझ लीजिए, अगर ये आउटर पार्ट यानी सेल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनर पार्ट यानी कि न्यूक्लियस,
ये बीच का पार्ट यानी कि कौन सा पार्ट, साइटोप्लाज्म का। तो विच पार्ट ऑफ द सेल इज परमिएबल, साइटोप्लाज्म इज परमिएबल, ये कह सकते हैं हम एक तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट चेंज विल अकर इन रेजिन यानी किशमिश के बारे में एंड आरबीसी व्हेन दे आर प्लेस इनसाइड ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम उन्हें रखेंगे तो क्या चेंज आएगा उसमें, ये देख लीजिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एंडोस्मोसिस, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ठीक है बच्चों, इसी चैप्टर को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप एनसीईआरटी की बुक्स को कंसल्ट कीजिए, आपको आराम से जैसे चीज़ों को समझने के लिए टाइम मिलेगा। और उल्टी सीधी बुक्स की जगह आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए, ऑथेंटिक बुक है, अच्छी बुक है और आपको आसानी से चीज़ों को समझ में आएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।